क्लास ये हमारी आज की वर्कशीट नंबर 53। डेट है आज 12 नवंबर 2020। चैप्टर हमारा चल रहा है हिस्ट्री से, लेसन नंबर 1 फ्रांसीसी क्रांति। आज हम फ्रांसीसी क्रांति के 5वां पार्ट पढ़ेंगे वर्कशीट के अकॉर्डिंग। हमने गणतंत्र पढ़ा, आतंकराज पढ़ा, फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे उदार गणतंत्र के बारे में। 1794 से 99 ईस्वी तक उदार गणतंत्र चलाया गया। नेशनल कन्वेंशन हमने पिछली बार पढ़ा था ने एक संविधान का निर्माण करके कार्यपालिका को उत्तरदायित्व मतलब जिम्मेदारी 5 सदस्यीय निदेशक मंडल या डायरेक्टरी को सौंप दी। नेशनल कन्वेंशन ने एक संविधान का निर्माण किया इसके लिए उन्होंने एक 5 सदस्य की एक टीम बना दी, जिसे निदेशक मंडल या डायरेक्टरी कहा जाता है, उसको सौंप दिया। इसका जिम्मा कार्यपालिका का। नेशनल कन्वेंशन के बाद फ्रांस में डायरेक्टरी का शासन शुरू हुआ, जो 1795 से 1799 तक चला। ये उन्हीं लोगों का शासन चला, कार्यपालिका का शासन चला, गणतंत्र का शासन हुआ 1795 से 1799 तक। डायरेक्टरी का यह शासन अव्यवस्थित और कठिनाई से भरा था। संचालक मंडल को सशस्त्र सेनाओं के नियंत्रण एवं सेना अध्यक्षों की नियुक्ति, फ्रांस की ओर से संधि करने, युद्ध करने का अधिकार प्राप्त था। जो संचालक मंडल था, जिन्होंने संविधान का निर्माण किया, जिनके हाथ में कार्यपालिका का उत्तरदायित्व था, उन्हें सशस्त्र मतलब सेनाओं का निर्माण, सेनाओं को संभालने का, जो इनके पास अस्त्र शस्त्र होते हैं वो उनको संभालने का, उन पर नियंत्रण करने का, सेनाध्यक्ष थे, जो सेना के जो प्रमुख होते थे उनको चुनने का, फ्रांस की ओर से अगर कोई युद्ध हो या कोई संधि करनी हो, ये सारे अधिकार उन्हें प्राप्त थे। संचालक मंडल के सामने सबसे प्रमुख समस्याएं थी युद्ध की समस्या। डायरेक्टरी के सदस्य अनुभवहीन थे, अयोग्य थे और भ्रष्ट थे, क्योंकि पहला ही समय था तो इतने ज़्यादा उनको ज्ञान नहीं था, उनकी नॉलेज नहीं थी, तो अनुभवहीन थे, अयोग्य थे, इस लायक नहीं थे और भ्रष्ट थे। डायरेक्टरी के शासनकाल में तरह तरह की गड़बड़ी फैली, बेकारी बढ़ी, बेकारी मतलब बेरोजगारी, व्यापार ठप्प पड़ गया और विदेश नीति भी कमज़ोर रही। ये डायरेक्टरी के शासनकाल में हुआ, बहुत अच्छी सिद्ध नहीं हुई डायरेक्टरी। ऐसी स्थिति में फ्रांस की जनता एक ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता महसूस कर रही थी जो देश के अंदर और बाहर शांति स्थापित कर सके। जब देश में अव्यवस्था फैले, काम धंधे ठप हो जाएं, तो एक ऐसा राजा चाहिए जो हर चीज़ को सुचारू ढंग से चला सके, देश के अंदर भी और देश के बाहर भी शांति बना सके और विदेशी शक्तियों को हरा सके। इस काल में नेपोलियन प्रथम ने सैन्य विजयों द्वारा फ्रांस के सम्मान को स्थापित किया। नेपोलियन प्रथम जो था उसने अनेक सैन्य अभियान चलाए और वहाँ पर जीत के भी आया, तो इससे फ्रांस को सम्मानित महसूस हुआ और अंततः डायरेक्टरी के शासन का अंत कर सत्ता पर नियंत्रण स्थापित किया। और नेपोलियन प्रथम ने ही डायरेक्टरी का शासन समाप्त कर दिया, मतलब संविधान लोकतंत्र समाप्त कर दिया और वहाँ पर सत्ता का कब्जा कर लिया हुआ। नेपोलियन प्रथम जो था वो फ्रांस का राजा बन बैठा। 1799 से 1814 में पुनः राजतंत्र की ओर, राजतंत्र मतलब राजा का शासन था। जो नेपोलियन था वो राजा बन गया तो राजतंत्र हो गया, लोकतंत्र था फिर राजतंत्र हो गया। लोकतंत्र वहाँ पर ज़्यादा सफल नहीं रहा, इसलिए वहाँ पर पुनः राजतंत्र हो गया। 1799 में नेपोलियन प्रथम ने डायरेक्टरी के शासन का अंत किया और फ्रांस का प्रथम काउंसलर बना, पहला काउंसिल बना फ्रांस का। और 1804 में उसने अपने को सम्राट घोषित कर दिया, फिर खुद राजा भी बन बैठा। इस तरह नेपोलियन के साम्राज्यवादी शासन की शुरुआत हुई। नेपोलियन ने अपने विजय अभियानों द्वारा यूरोप का राजनीतिक भूगोल बदल दिया। उन्होंने अनेक विजय अभियान चलाए, जहाँ पर मतलब युद्ध लड़े, जहाँ पर वो विजयी होके आए और यूरोप का भूगोल बदल दिया। उसने 1812 में रूस पर आक्रमण किया, याद कर लेंगे। 1812 में रूस पर आक्रमण किया, जहाँ सर्दी और वातावरण से उसकी सेना को बहुत क्षति पहुंची। जहाँ पर उनकी सेना को बहुत, सर्दी नहीं है यहाँ, इसको सर्दी कर लेना, सर्दी से और वहाँ के वातावरण से उसकी सेना को नुकसान पहुंचा। यहीं से उसका पतन शुरू हो गया। पहले वो जीतता रहा, लेकिन जब युद्ध रूस पर आक्रमण किया 1812 में, तो वहाँ का मौसम जो था वो वहाँ उसके सैनिक झेल नहीं पाए, जिसकी वजह से वो हार गए। यहीं से उसका पतन शुरू हो गया। 18 जून 1815 वाटरलू का युद्ध, ये वाटरलू जगह का नाम और ये सन दे रखा है। 18 जून 1815 वाटरलू के युद्ध में अंतिम पराजय के पश्चात
नेपोलियन को सेंट हेलेना में बंदी बना लिया गया। सेंट हेलेना भी जगह का नाम है, वहाँ पर उसको कैद कर लिया गया। वाटरलू के युद्ध में उसकी हार हो गई, तो सेंट हेलेना में उसको कैद कर लिया। 1821 में उसकी मृत्यु हो गई। इस तरह से वहाँ पर राजतंत्र भी लगभग खत्म हो गया। फ्रांस की सिविल संहिता नेपोलियन प्रथम द्वारा 1804 में फ्रांस में लागू की गई। फ्रांस की सिविल संहिता नेपोलियन ने लागू की थी 1804 में फ्रांस में। इसे नेपोलियन कोड भी कहते हैं। तो ये आपसे पूछा जा सकता है नेपोलियन कोड किसे कहते हैं। तो फ्रांस की सिविल संहिता नेपोलियन प्रथम ने 1804 में फ्रांस में लागू की गई, इसी को नेपोलियन कोड कहा जाता है। इस संहिता को बनाने में पुरातन और नवीन कानूनों का समन्वय किया गया था। ऐसे कानून उसमें बनाए गए जिसमें पुराने कानून भी थे और नए कानूनों को मिलाकर दूसरे कानून बनाए गए थे। इस संहिता द्वारा क्या क्या था, उसमें जन्म के आधार पर दिए गए विशेष अधिकार बंद कर दिए गए। जो पहले जन्म के जैसे 3 वर्ग में स्टेट बटा हुआ था, प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग और तृतीय वर्ग। तो पहले दोनों वर्गों को जन्म से अधिकार दिए गए थे, कुछ विशेष अधिकार दिए गए थे जिनको खत्म कर दिया गया। इसके तहत धर्म की स्वतंत्रता प्रदान की गई तथा इसमें कहा गया कि सरकारी नौकरियां उनको मिले जो सर्वाधिक योग्य हों। मतलब धार्मिक रूप से आप स्वतंत्र हैं और अगर आप योग्य हैं तो आपको सरकारी नौकरियां मिल जाएंगी। जूरी की सहायता से खुले में मुकदमे सुनने की व्यवस्था की गई। जरूरी नहीं था कि हर मुकदमा कोर्ट में हो, खुले में भी कहीं पर भी जहाँ पर जूरी के मेंबर्स हों, जज हों, वहाँ पर मुकदमा लड़ा जा सकता था। कानूनों के समक्ष सबकी समानता के सिद्धांत को विधि संहिता में स्थान दिया गया। कानून के सामने सभी समान है, ये कानून बना दिया गया। व्यक्तिगत संपत्ति के सिद्धांत को मान्यता दी गई और भूमि पर स्वामी का अधिकार इतना ठोस बनाया गया जितना वह पहले कभी नहीं था। इसलिए छोटे किसान नेपोलियन के समर्थक बन गए। आपने जो कमाई, एक ऐसा उन्होंने सिद्धांत को मान्यता दी कि आपके पास जो संपत्ति है वो आपकी ही है, आपकी जो पर्सनल संपत्ति है वो आपकी है। और भूमि पर जो स्वामित्व के कानून इतने ठोस बना दिए जो किसानों के लिए फ़ायदेमंद थे। जो किसान खेती करते थे, जिनके पास छोटी छोटी ज़मीन थी, उनके लिए भी उन्होंने कानून बना दिए, जिसके लिए नेपोलियन के समर्थक बन गए छोटे किसान। नेपोलियन प्रथम की कानून संहिता उसका स्थायी कार्य सिद्ध हुआ। उसने जो ये कानून बनाए थे ये सब उसके लिए स्थायी सिद्ध हुआ। नेपोलियन ने स्वयं इस कानून संहिता के महत्व को स्वीकार किया और कहा, मेरा वास्तविक गौरव मेरी 40 युद्धों की विजय में नहीं। उसने 40 युद्ध लड़े, 41वें युद्ध में वो हार गया, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। तो कहता है कि मेरी जो शान है वो मेरे 40 युद्ध में जीतने की वजह से नहीं है, मेरी विधि संहिता ही ऐसी है जो कभी ना मिट सकेगी और चिरस्थायी सिद्ध होगी। चिरस्थायी होता है जो लंबे समय तक टिका रहे। तो खुद मानते थे कि जो मैंने 40 युद्ध जीते हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं है। मैंने जो विधि संहिता बनाई है, जिसे नेपोलियन कोड भी कहा जाता है, वो ऐसी मैंने बनाई है जो ना कभी मिटेगी और काफ़ी समय तक टिकी रहेगी। तो आज हमारे वर्कशीट में टॉपिक था, पहले गणतंत्र था, फिर राजतंत्र था और नेपोलियन ने क्या क्या काम किए। उन्होंने विधि संहिता बनाई जो कि आपको याद होनी चाहिए। डायरेक्टरी के शासन में क्या क्या कठिनाइयाँ थी ये आपको करना है। पहले टॉपिक मैंने अभी आपको समझाया। नेपोलियन प्रथम किस प्रकार शासन पर अपना नियंत्रण स्थापित करने में सफल रहा, ये भी मैंने आपको समझाया। नेपोलियन संहिता क्या महत्व है, जिसे नेपोलियन कोड भी कहते हैं, ये मैंने भी आपको करा दिया। नेपोलियन संहिता में दिए कानूनों और प्रावधानों का आप अपने लिए महत्वपूर्ण मानते हैं और क्यों। तो ये 4 क्वेश्चन, अगर ये आपको लास्ट क्वेश्चन में ये कानून आपको महत्वपूर्ण लगते हैं, क्यों लगते हैं, नहीं लगते हैं तो क्यों नहीं लगते हैं, ये आपको लिखना है। तो आज की वर्कशीट में इतना ही।